हेलो दोस्तों, वंस अगेन अ वार्म वेलकम टू इलिट। दोस्तों, हम यूपी टीजीटी इंग्लिश के 2016 वाले पेपर को डिस्कस कर रहे हैं जो 2019 में कंडक्ट किया गया था। 1 to 25 क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियो में कवर किए थे और आज हम 26 to 50 तक के क्वेश्चंस की बात करेंगे दोस्तों। साथ ही क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ दिए गए ऑप्शंस के पीछे की स्टोरी भी जानेंगे। That will be very helpful for you in the upcoming exams, friends. So, without further delay, let's begin our today's class. Here comes our question number 26, friends. Which of the following sentences is grammatically correct? इसमें हमें ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को ढूंढना है। Everyone should pray God. He wrote to me. He wrote me. He suggested me this. पहला सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है दोस्तों, क्योंकि प्रे के बाद हमें टू का प्रयोग करना होता है। तो सेंटेंस बनेगा एवरीवन शुड प्रे टू गॉड। ऐसे ही लास्ट सेंटेंस ही सजेस्टेड मी दिस। जब भी हम किसी इंसान को सजेस्ट करते हैं तो उससे पहले भी टू का प्रयोग करते हैं। सजेशन मुझे दी जा रही है तो मुझसे पहले टू का प्रयोग होगा। ही सजेस्टेड टू मी दिस। थर्ड वाले में नजर डालें तो ही रोट मी। यहां पर मी जो है वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना है, इसलिए इससे पहले हमें टू का प्रयोग करना होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ही रोट टू मी। नाउ द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड? हैमलेट 1601, ट्वेल्थ नाइट 1601, सिम्बेलिन 1608, द टेम्पेस्ट 1611। तो हेमलेट 1601 में लिखा गया था, दिस इज करेक्ट। ट्वेल्थ नाइट हैज आल्सो बीन रिटन इन 1601। लेकिन सिम्बेलिन जो कि शेक्सपियर के लास्ट प्लेस में से एक है, इसे 1608 में नहीं 1610 के आसपास लिखा गया। और टेम्पेस्ट तो शेक्सपियर का स्वान प्ले है ही। स्वान प्ले का मतलब होता है लास्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर है ये। तो ये 1611 में आया था। सो द करेक्ट आंसर इज द C1। तो हमें शेक्सपियर के लिखे तीन नाटक बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। वन इज सिम्बेलिन, सेकंड इज द विंटर्स टेल एंड द लास्ट वन इज द टेम्पेस्ट। तो अगर नाम आता है शेक्सपियर के लास्ट फेज वाले प्लेस के नाम लिखिए, तो ये तीन हमें अच्छे से ध्यान रखने हैं। सिम्बेलिन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not a title to a play written by William Shakespeare? इसमें से कौन सा वाला प्ले शेक्सपियर ने नहीं लिखा है? हेनरी सिक्स पार्ट वन और हेनरी सिक्स पार्ट टू, ये तो शेक्सपियर के शुरुआती प्लेज हैं दोस्तों। जब भी हम शेक्सपियर के नाटकों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखते हैं तो ये शुरुआती वर्क है और हिस्टोरिकल वर्क। हेनरी एट्थ का नाम भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस के दौरान ही थिएटर में, ग्लोब थिएटर जो था, उसमें आग लग गई थी। तो दैट वाज इन 1613। 1613 में ग्लोब थिएटर जल गया था। कभी कभी ये ईयर भी पूछते हैं और ये भी पूछ लेते हैं कि किस नाटक की परफॉर्मेंस के दौरान। हेनरी फोर्थ हमने बहुत डिस्कस किया है पहले भी दोस्तों, क्योंकि इसमें एक मेन कैरेक्टर आता है फॉलस्टाफ। तो फॉलस्टाफ की अपीयरेंस हमें हेनरी फोर्थ पार्ट वन में होती है और पार्ट टू में होती है। हेनरी सेवेंथ इज नॉट अ प्ले ऑफ शेक्सपियर, it is the play written by the father of English essays and the great giant of aphoristic and epigrammatic style, and his name you know is Sir Francis Bacon। बेकन से रिलेटेड दो क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश एसे सर फ्रांसिस बेकन है, और एपिग्रामेटिक और एफोरिस्टिक स्टाइल का प्रयोग भी इन्होंने ही किया है। नाउ द नेक्स्ट वन, which of the following statements is incorrect with reference to John Milton?
जॉन मिल्टन के संदर्भ में कौन सा वाला स्टेटमेंट ग्रामेटिकली गलत है? First statement is in 1671 Milton issued his last volume of poetry which contained Paradise Regained and Samson Agonistus. This is correct क्योंकि 1671 में पैराडाइज रीगेन्ड आया था 4 बुक्स के साथ, और सैमसन एगनिस्टस एक पोइटिक ड्रामा है जो कि क्लोजेड ड्रामा है. क्लोजेड ड्रामा इज द वन विच इज मेंट टू बी रेड, नॉट टू बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज. सो दिस स्टेटमेंट इज क्वाइट करेक्ट. पैराडाइज रीगेन्ड के साथ ही सैमसन एगनिस्टस 1671 में आया था. नेक्स्ट वन इज पैराडाइज रीगेन्ड जो है इज ब्रीफर एंड पुअरर देन पैराडाइज लॉस्ट. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि पैराडाइज रीगेन्ड तो छोटा है, 4 ही बुक्स में लिखा गया है, जबकि पैराडाइज लॉस्ट फर्स्ट एडिशन में जब आया था 1667 में, 4 बुक्स 1667 में जब आया था तो 10 बुक्स के साथ आया था, और फिर 1674 में 12 बुक्स के साथ आया था. तो पैराडाइज लॉस्ट बड़ा है और पैराडाइज रीगेन्ड छोटा है, पुअरर है क्वालिटी में भी पैराडाइज रीगेन्ड. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है कि जॉन मिल्टन का फेवरेट कौन सा था, तो पैराडाइज रीगेन्ड जॉन मिल्टन का फेवरेट था रादर देन पैराडाइज लॉस्ट. पैराडाइज रीगेन्ड जॉन मिल्टन का ज्यादा फेवरेट था बजाय की पैराडाइज लॉस्ट के. नेक्स्ट वन, सैमसन एगनिस्टस जो है इन फॉर्म हैज नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन. तो ये वाली बात गलत है क्योंकि सैमसन एगनिस्टस में यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन तीनों को ही फॉलो किया गया है. और लास्ट वाला पॉइंट, लिसिडस हैज द कलर एंड म्यूजिक ऑफ द बेस्ट स्पेंसरियन वर्ड्स. दिस इज आल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रेंड्स. और स्पेंसर को मिल्टन का मास्टर भी बोला जाता है. स्पेंसर इज कॉल्ड मिल्टन्स मास्टर. तो हु इज कॉल्ड मिल्टन्स मास्टर, ऐसा क्वेश्चन आता है तो द आंसर विल बी एडमंड स्पेंसर. Let's move on to the next question now. In which of the following the adjective is not followed by correct preposition? The correct answer is busy 2 lessons. क्योंकि busy के बाद preposition हम with का प्रयोग करते हैं. Annoyed at things ठीक है क्योंकि अगर हम चीज से नाराज हैं तो at लगाते हैं, लेकिन किसी इंसान से नाराज हैं तो हम with का प्रयोग करते हैं. पर्सन के लिए with और थिंग के लिए at का प्रयोग होता है. Careful of dress is also correct. Horrified at the sight of something is also. तो बस हमें ध्यान रखना है busy के बाद to का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों. Next one, with reference to the use of punctuation marks, which of the following statements is not correct? A dash is never used to show a sudden change in thought. तो ये तो गलत बात है क्योंकि डैश का प्रयोग होता है सडन चेंज इन थॉट को दिखाने के लिए. A dash is used to set off words in apposition or explanation. This is also correct. क्योंकि जब हमें किसी भी वर्ड को डिफाइन करना होता है तो हम उस वर्ड का नाम लिखते हैं और फिर डैश लगा के उसके बारे में लिख देते हैं. जैसे अगर आपको नाउन के बारे में लिखना है तो फर्स्ट यू विल राइट नाउन, फिर डैश लगाएंगे और लिख देंगे अ नेमिंग वर्ड. इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं डैश का. ये भी सही है. पहले वाले में आपने देखा टू शो अ सडन चेंज, और पहले वाले का एग्जाम्पल हो जाएगा इफ माई हस्बैंड व अलाइव. इफ माई हस्बैंड व अलाइव, अगर मेरे पति अभी जीवित होते. फिर उसने अपनी बात पूरी नहीं करी. देर इज अ सडन चेंज इन थॉट. उसने आगे बोल दिया बट वाई लेमेंट फॉर द पास्ट. बट वाई लेमेंट फॉर द पास्ट. तो एक तरीके से यहाँ पे सडन चेंज इन थॉट आ गया. शी वॉज रिमेंबरिंग हर हस्बैंड बट सडनली शी सेड अब दुख प्रकट करके कोई फायदा नहीं. कैरेट इज पुट बिलो एंड असाइड द वर्ड टू बी इंसर्टेड. तो कैरेट वो शब्द है जो कि जैसे हमारा कोई वर्ड यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे मैं यूज लिखना अगर भूल जाता तो यहाँ पे एक कैरेट लगाता और उसके ऊपर. तो ओमिटेड वर्ड
को री इंसर्ट करने के लिए या ओमिटेड वर्ड को दोबारा से लिखने के लिए हम कैरेट का प्रयोग करते हैं. दिस थिंग इज ऑल्सो करेक्ट. A dash is used to summarize several subjects all belonging to the same verb. This is again correct. क्योंकि कभी कभी हम बहुत सारे नाउन्स को एक साथ लिखते हैं और फिर छोड़ देते हैं. लाइक जैसे एक एग्जाम्पल था, बुक्स, पेपर्स, पेंसिल्स, फिर छोड़ दिया. मैनी स्टूडेंट्स लैक द बेसिक थिंग्स फॉर लर्निंग. द बेसिक थिंग्स फॉर लर्निंग. तो यहाँ पे बुक, पेपर और पेंसिल के बाद हमने डैश लगा दिया. इसका मतलब और भी नाउन थे लेकिन हमने उन्हें यूज नहीं किया. सो द करेक्ट वन इज द फर्स्ट वन, क्योंकि डैश का सबसे इंपॉर्टेंट प्रयोग तो यही है, अ सडन चेंज इन थॉट को दिखाने के लिए. अब अगली बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि डैश का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है. तो एक सडन चेंज इन थॉट के लिए होता है. डैश का प्रयोग अपोजिशन और एक्सप्लेनेशन के लिए भी होता है, जब हम किसी वर्ड को लिखते हैं और फिर उसे डिफाइन करते हैं. और डैश का प्रयोग सेवरल सब्जेक्ट्स को समराइज करने के लिए भी होता है, जैसे यहाँ बुक्स, पेपर्स और पेंसिल्स वाले में हुआ. कैरेट तो बहुत आसान है, इसका मार्क ऐसा रहता है और इसे उस जगह पर फिट करते हैं जहां पे हमारा एक वर्ड छूट गया होता है, उसे हम इंसर्ट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following idiomatic comparison is not correct? As bitter as gall, as cheerful as bar, as red as cherry, as silent as star. तो as bitter as gall का मतलब बहुत कड़वा, पॉइजनस वी कैन से. as cheerful as bark नहीं होता है, as cheerful as lark होता है. सो as red as cherry लालिमा होती है जो चेहरे पे एम्बरसमेंट की वजह से या शाइनेस की वजह से आ जाती है. एज साइलेंट एज स्टार का मतलब बहुत ज्यादा शांत. ज्यादा अच्छा रहता कि यहाँ पे स्टार की जगह ये लोग ग्रेव का यूज करते. एज साइलेंट एज अ ग्रेव. सो द करेक्ट आंसर विल बी द B1 फ्रेंड्स. नेक्स्ट वन, which of the following is mismatched with reference to word antonym sequence? वर्ड एंटोनिम सीक्वेंस के हिसाब से कौन सा वाला मिसमैच्ड वर्ड है? सो द करेक्ट आंसर इज द D1 फ्रेंड्स. क्योंकि बाकी के तीनों हमें अच्छे से ध्यान रखना है, ये तीनों वर्ड ऑब्जेक्ट वर्ड ऑब्जेक्ट वर्ड ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहे हैं. लेकिन डेजोलेट जिसका मतलब निर्जन होता है, क्योंकि परकोलेट एक वर्ब होती है दोस्तों जिसका मतलब होता है छानना या फिर धीरे धीरे से मूव करना. मूव स्लोली और ग्रेजुअली इज ऑल्सो कॉल्ड परकोलेट. नाउ द नेक्स्ट वन, which of the following works of William Shakespeare is written in 6-line stanza and shows decided signs of immaturity? इसकी हमने बात पहले भी की है. The correct answer is Venus and Adonis. 6-line stanza में लिखा गया है, कई सारे क्वेश्चन इससे बनने हैं. तो 6-line stanza में लिखा गया है. फर्स्ट थिंग इज दिस. सेकेंड थिंग, ओविड की पोएम मेटामॉर्फोसिस पर आधारित है. एंड थर्ड थिंग, शुरुआती पोएम है शेक्सपियर की जो 1593 में आई थी. तो साइंस ऑफ इमेच्योरिटी तो इसमें हमें देखने को मिलते ही मिलते. रेप ऑफ लिक्रीज को भी ध्यान रखना है और टार्किन्स लस्ट पर आधारित है. फैसिनेट पिलग्रिम इज ऑल्सो द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर. Next, which of the following plays depicts middle class provincial life? मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ हमें द मैरी वाइब्स ऑफ विंडसोर में देखने को मिलती है. पूरा नाम है मैरी वाइब्स ऑफ विंडसोर. Which of the following works is not written by John Milton? ऑफ एजुकेशन, एरियोपेजिटिका. ये दोनों ही जॉन मिल्टन के वर्क्स हैं जो कि 1644 में आए थे. एरियोपेजिटिका जो है वो फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए लिखा गया था. ऑन शेक्सपियर भी मिल्टन की बहुत फेमस पोएम है दोस्तों, इससे क्वेश्चन आता है इसलिए इसे पढ़ के जरूर जाइएगा. 1630 में आया था. अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड इज नॉट द वर्क ऑफ जॉन मिल्टन, क्योंकि ये मैथ्यू प्रायर का वर्क है.
नाउ द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन? जॉन मिल्टन ने इनमें से कौन सा वर्क नहीं लिखा है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस फेमस सोनेट है मिल्टन की। ऑन द लेट मैसेकर ऑफ पिटमंट भी फेमस सोनेट है। आर इसमें नहीं आएगा। ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी तो इनका शुरुआती वर्क ही है, जो कि 1629 में क्रिसमस डे वाले दिन लिखा गया था। क्रिसमस डे वाले दिन लिखा गया था। लेट मैसेकर ऑफ पिडमेंट जो है वो मारधाड़ पर आधारित है, जो ज्यूस का मैसेकर हुआ था। ऑन हिज ब्लाइंडनेस 1652 में हुई इनकी ब्लाइंडनेस पर आधारित है, जब ये पूरी तरह ब्लाइंड हो गए थे तब इन्होंने इस पोएट को लिखा। पैशनेट पिलग्रिम अभी हमने पीछे पढ़ा था, इट इज अ पोएटिक वर्क ऑफ शेक्सपियर, पीछे ऑप्शन में था ये। नेक्स्ट वन, which of the following statement is true about Milton's sonnet on his blindness? बहुत इंपॉर्टेंट सोनेट है, इट इज अ पेट्रार्कन सोनेट। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ प्रीकर्सर टू लिसिडस, अभी मैंने बताया था 1652 में हुई ब्लाइंडनेस पर आधारित है, तो या तो 1652 में लिखी है या उसके कुछ साल बाद लिखी गई है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। लिसिडस का प्रीकर्सर नहीं हो सकती, क्योंकि लिसिडस तो 1637 में ही पब्लिश हो गया था। कई जगह आप 1638 भी देख सकते हो। ये उन्होंने अपने दोस्त एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी थी। दिस इज एन एलिजी रिटन बाय मिल्टन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक कार्टल सोनेट है, ये भी बात गलत है। कार्टल सोनेट तो 10.5 लाइंस की होती है, जिसको सबसे पहले जीएम हॉपकिंस ने निजात किया था। ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है कि कार्टल सोनेट किससे रिलेटेड है, तो जीएम हॉपकिंस। मिल्टन डिड नॉट गिव अ टाइटल टू हिज सोनेट, तो यही वाला पॉइंट सही है, क्योंकि मिल्टन ने इसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल नहीं दिया था सोनेट को। सोनेट की फर्स्ट लाइन को ही हम टाइटल मानते हैं, तो हमने इस पोएम का टाइटल, मिल्टन के हिसाब से जो पोएम का टाइटल था वो फर्स्ट लाइन थी, और फर्स्ट लाइन थी व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट। व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, एर हाफ माय डेज इन द डार्क वर्ल्ड एंड वाइट करके लाइनें हैं। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये टाइटल बाद के एंथोलॉजिस्ट ने इसका दिया है, तो दिस वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाय, करेक्ट आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ। शुरुआती पोएम्स में से एक है। 1793 में इनकी दो पोएम्स आई थी, एक द डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, और दूसरी एन इवनिंग वॉक। तो ये दोनों नाम ही ध्यान रखते हैं, क्योंकि फर्स्ट वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ अगर आ गया तो हम डिस्क्रिप्टिव स्केचेज पे जाएंगे। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क कौन सा नहीं है? द करेक्ट आंसर इज बियॉन्ड, क्योंकि ये जॉन गर्ल्सवर्दी का वर्क है, और जॉन गर्ल्सवर्दी को नोबेल प्राइज मिला था अपनी नैरेटिव टेक्निक के लिए। किस ईयर में? 1932। वो नैरेटिव टेक्निक जो उन्होंने अपने फॉरसाइट सगा में यूज की। तो सिमोन ली पोएम डिटेल में पढ़ाई है मैंने पिछले वीडियोस में। इडियट बॉय, द थॉर्न। द थॉर्न से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रखा है कि मार्था रे किस वर्क में हमें देखने को मिलती है, तो मार्था रे नाम की लड़की है इसमें, जिसका लव अफेयर चलता है स्टीफन के साथ, और स्टीफन इसे छोड़ के चला जाता है, और फिर जो बच्चा होता है उसे मार देती है, और उस बच्चे की जो ग्रेव है उस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है टीजीटी पीजीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन? द करेक्ट आंसर इज सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो सैमुअल टेलर कॉलरिज ही थे जिन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्यूरिंग मैन कहा था। एक ऐसा मैन जो कि एवर लास्टिंग रहेगा, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय, द करेक्ट आंसर इज जॉन गर्ल्सवर्दी। फॉरसाइट क्रॉनिकल के अंदर ही आने वाला वर्क है अ मॉडर्न कॉमेडी। नेक्स्ट वन, जॉन गर्ल्सवर्दीज आइडियाज ऑन ड्रामा आर फाउंड इन,
The correct answer is The Inn of Tranquility. It is a collection of stories and essays. इसमें स्टोरीज भी हैं, essays भी हैं. 1912 में पब्लिश होने वाला वर्क है. नेक्स्ट वन, कोक्सन इज अ करेक्टर इन. द करेक्ट आंसर इज जस्टिस. कोक्सन एक सीनियर क्लर्क है. कोक्सन एक सीनियर क्लर्क है. नेक्स्ट वन, विलियम शेक्सपियर्स लव्स लेबर्स लॉस्ट वाज अ फ्री adaptation to. The correct answer is this one. Who exclaims in this sonnet that under this carved marble of thine own sleep brave tragedian Shakespeare sleep alone. तो किसने अपनी सोनेट में ये वर्ड्स विलियम शेक्सपियर के लिए लिखे हैं? द करेक्ट आंसर इज विलियम बेस. नेक्स्ट, who describes William Shakespeare as an upstart crow beautified with our feathers. किसने कहा है कि विलियम शेक्सपियर एक अपस्टार्ट क्रो है जो कि हमारे पंखों की चमक में सुंदरता बिखेर रहा है? द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट ग्रीन. तो रॉबर्ट ग्रीन ने इसे विलियम शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो भी कहा है और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहा है और बहुत सारी मतलब बुराइयां की हैं क्योंकि ही वॉज नॉट हैप्पी विद द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ विलियम शेक्सपियर. नेक्स्ट वन, हु रिमार्क्ड हिज फादर एज गिवन बिलो. तो किसने कहा है अपने फादर के लिए कि माय फादर डिस्टाइंड मी फ्रॉम माय इन्फेंसी. मेरे बचपन वाली अवस्था से ही मेरे फादर ने टू स्टडी ऑफ पोलाइट लिटरेचर, पोलाइट लिटरेचर की पढ़ाई में मुझे लगा दिया, जिसे मैंने इतनी एविडिटी से, इतने ज्यादा उत्साह से गले लगाया कि फ्रॉम द एज ऑफ 12 साल की उम्र से आई हार्डली एवर रिटायर्ड फ्रॉम माई बुक्स बिफोर मिडनाइट. मैं मध्य रात्रि से पहले कभी भी सोने के लिए नहीं गया. तो आंसर इज जॉन मिल्टन. जॉन मिल्टन ने ये बोला है अपने फादर के लिए. फॉर whom did William Wordsworth speak in his famous line, thy soul was like a star and dwelt apart? The correct answer is John Milton. So this is again a important quote. तुम्हारी जो आत्मा थी वो एक स्टार की तरह थी और कहीं दूर निवास करती थी. तो ये बात विलियम वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन के लिए अपनी पोयम लंदन 1802 में बोली थी, जिसमें उन्होंने लंदन के लोगों को क्रिटिसाइज किया था जो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे. और वो जॉन मिल्टन से कहते हैं कि मिल्टन, अगर आप जीवित होते तो शायद हमारे लंदन के लोगों को एक सही रास्ता दिखा. स्पेंसर का नाम इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि ही इज कॉल्ड पोइट्स पोइट, कवियों का कवि कहा जाता है इन्हें, और मास्टर ऑफ मिल्टन भी यही हैं. और स्पेंसर इज फेमस फॉर हिज स्पेंसेरियन स्ट्रंजा, जिसका प्रयोग इन्होंने अपनी फेमस किताब द फेरी क्वीन में किया है. द फेरी क्वीन स्पेलिंग यही है, थोड़ी सी अलग स्पेलिंग. So last question of the day is Milton's Paradise Regained takes its theme from. The correct answer is Saint Luke's Gospel. So with this I end today's class friends. अगली क्लास में आगे के 25 क्वेश्चंस की बात होगी. तब तक के लिए धन्यवाद.